इंतजार कर रही थी। जब वैशाली घर पहुंची तब उसकी माँ जल्दी से उसके पास आई और बोली, बेटी क्या तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? वैशाली अपनी माँ को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ माँ, मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ और उसका परिणाम कल तक आ जाएगा। वैशाली की बात सुनकर निर्मला ने चैन की सांस ली। वैशाली के चाचा सूरज ने भी वैशाली की बात सुन ली थी और वो भी अभी ही घर वापस आए थे। उन्होंने अपना बैग रखते हुए वैशाली से कहा, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम्हें किसी भी हालत में राघव से शादी करनी पड़ेगी। राघव एक पुलिस वाला था। उसने वैशाली के चाचा को कहा था कि अगर वो उसकी शादी वैशाली के साथ करवा देते हैं तो वो उनके हर काम में मदद करेगा। राघव की बात सुनकर उसके चाचा लालच में आ गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसे बहुत से काम करने पड़ते थे जिनमें उनको पुलिस का डर लगा रहता था। अगर वो वैशाली की शादी राघव के साथ करवा देते हैं तो उनको उस चीज का डर नहीं रहेगा। वैसे तो वो राघव की शादी अपनी बेटी स्नेहा से करवाना चाहते थे, पर स्नेहा वैशाली की तरह सुंदर नहीं थी। वैसे भी राघव को वैशाली पसंद थी और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वैशाली राघव के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि राघव पहले उनके ही कॉलेज की लड़की को डेट कर रहा था। उसने फिर बाद में उस लड़की को छोड़ दिया और फिर इसी सदमे में उस लड़की ने अपनी जान ले ली थी। उन दिनों को याद करके वैशाली की रूह तक कांप जाती थी। उसकी माँ के अलावा उसको और कोई नहीं समझता था। उसके चाचा ने उससे कहा था कि उन्होंने उसको और उसकी माँ को उसके बाप के मरने के बाद से ही पाला है, इसलिए अब वैशाली या तो अब उन्हें पैसा देकर सपोर्ट करे या राघव से शादी कर ले। उसकी चाची मैना सूर्यवंशी वैशाली से सख्त नफरत करती थी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी स्नेहा वैशाली के जैसी सुंदर और काबिल नहीं थी। वैशाली सबको एक ही नजर में पसंद आ जाती थी। मैना भी आवाजें सुनकर बाहर आ गई। उन्होंने वैशाली की तरफ चिढ़ते हुए देखा और कहा, जहाँ तुम आज इंटरव्यू के लिए गई थी वो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर नौकरी देखनी थी तो कहीं छोटी मोटी कंपनी में देखती। अपनी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सूरज ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए आगे कहा, मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हारी नौकरी वहाँ लग भी पाएगी। वैशाली और उसकी माँ उन दोनों की बातें सुनकर काफी उदास हो गई। वैशाली तो उन्हें बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से चुप रही। वहीं दूसरी तरफ अक्षत घर पहुंच चुका था। उसके दादी दादा और माँ बहुत खुश थे। वो सब बैठकर खाना खा ही रहे थे कि अभिनव चिल्लाते हुए वहां आया और चीखते हुए कहता है, माँ, दादा, दादी, आपके सुंदर अभी को आज एक हैवान ने धक्के मारकर कार से बाहर निकाल दिया और धूप में खड़े रहने की वजह से मैं काला भी हो गया हूँ। देखो मुझे, मेरी चमक गायब हो चुकी है। अभिनव की बात सुनने के बाद उसकी दादी ने कहा, क्या हुआ अगर तुम थोड़ी देर धूप में खड़े रह गए? धूप में रहने से तो हमें विटामिन डी मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। अपनी दादी की बात सुनकर अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या होगा अगर मुझे कल कंपनी में लड़कियों ने नहीं पहचाना तो? मेरा मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज ने नहीं पहचाना। देखो मेरा चेहरा कितना बदल चुका है। अभिनव की बात सुनकर वहां बैठे सब लोग हंसने लगे और अक्षत की तरफ देखने लगे, लेकिन अक्षत के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने रूम में चला गया, जिसे देखकर वहां बैठे सब लोगों ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। अगली सुबह वैशाली जल्दी से उठकर अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन गई और उसका हाथ बटाने लगी। तभी स्नेहा अपनी आंखें भरते हुए वहां आई और उसने चिढ़ते हुए कहा, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? कितने स्लो हो तुम लोग। इतना कहने के बाद स्नेहा वहां से मुंह बनाकर चली। करीब 10 बज गए कि उतने में ही वैशाली का फोन बजा। ये है रैपिडो वाला कॉन्फिडेंस। रैपिडो का बात, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। पहली राइड पर 50% ऑफ। अब टाइम से पहुंच। उसने कॉल उठाई और फोन की दूसरी तरफ से एक प्यारी सी लेडी की आवाज सुनाई दी। उस लेडी ने कहा, मिस वैशाली बोल रही हैं? हाँ जी, लेकिन आप कौन? वैशाली ने जवाब दिया। वैशाली ने पूछा तब उस लेडी ने जवाब दिया, मैं जिंदल इंडस्ट्रीज से बोल रही हूँ।
आपने जो इंटरव्यू हमारी कंपनी में दिया था, आप उसमें सिलेक्ट हो चुकी हैं। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। इतना कहने के बाद से ही उस लेडी ने फोन कट कर दिया और जब वैशाली ने ये सुना तब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जल्दी से अपनी माँ को जाकर सब बात बताई। अपनी बेटी की नौकरी लगने की खबर सुनने के बाद उनका चेहरा देखने लायक था। वो तो वैशाली से भी ज्यादा खुश लग रही थी। अब तक की खबर सूरज और मैना के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। वैशाली की नौकरी लगने की खबर सुनने के बाद उसके चाचा चाची का मुंह बन गया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके मुंह पर कालिक पोत दी हो। वैशाली की माँ मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा करने चली गई। वैशाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वर्षा को फोन किया और उन दोनों ने कॉल पर ही बाहर मिलने का डिसाइड किया। वैशाली और वर्षा दोनों खुशी सेलिब्रेट करने घर से निकल गए। वर्षा की स्कूटी पर बैठे हुए वो दोनों अपनी ही धुन में बातें किए जा रहे थे कि उनकी स्कूटी की टक्कर अचानक से एक मर्सिडीज से हो गई। उनकी स्कूटी नीचे जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरी, पर भगवान की दया से उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। वैशाली ने जल्दी से उठकर सबसे पहले वर्षा को देखा कि वो ठीक है या नहीं। वर्षा को ठीक देखकर वो उस मर्सिडीज की तरफ बढ़ी जो अभी तक वहीं खड़ी थी। वैशाली ने कार की खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो घर पर रहा करो, बाहर जानवरों की तरह भटकने की जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद वैशाली खिड़की पर जोर जोर से मारने लगी। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अक्षत जिंदल की थी। अक्षत इस वक्त जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अचानक से हुए इस एक्सीडेंट से उसका ध्यान वैशाली की तरफ चला गया जो जोर जोर से खिड़की पर मार रही थी। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अक्षत की आंखें वैशाली को देखकर ठहर सी गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर वो गुस्से वाले एक्सप्रेशंस थे जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। शायद अक्षत ने खुद आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कपिल जल्दी से गाड़ी से निकला और वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, गलती आपकी है, आप लोग ही ध्यान से स्कूटी नहीं चला रहे थे। कपिल की बात सुनने के बाद वर्षा जो अभी तक सदमे में थी एकदम से वैशाली और कपिल के बीच आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला रही थी? तुम्हारी आंखें ठीक से काम तो करती है नहीं? खुद की गलती दूसरों पर थोपते हो। ये सब सुनकर कपिल हैरान रह गया और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इस लड़की की जगह कोई लड़का होता तो वो उसका मुंह तोड़ देता, पर वो लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। अक्षत जो अब तक कार के अंदर था उनकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट होने लगा था। वो अचानक कार से बाहर आया और कपिल की तरफ देखकर बोला, इनके मुंह पर उतने पैसे मारो जितने ये मांगती हैं और यहाँ से जल्दी चलो। अक्षत की बात सुनने के बाद वैशाली गुस्से से भर गई और वो किसी ज्वालामुखी की तरह फट गई। अक्षत के सामने जाकर उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम होते कौन हो हमारे मुंह पर पैसे मारने वाले? 2 पैसे क्या कमा लिए खुद को कहीं का राजा समझने लगे। जहाँ वैशाली के मुंह में गुस्से के कारण जो आ रहा था वो सब कही जा रही थी, वहीं अक्षत उसको अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। अक्षत के एक्सप्रेशन समय के साथ वैशाली की बातें सुनकर काले पड़ रहे थे। उसके आगे ये सब कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। कपिल जो ये सब देख रहा था, डर के कारण अब उसके भी पसीने छूट रहे थे। उसको उन दोनों लड़कियों के लिए बुरा लग रहा था। अब पता नहीं ये शैतान उन दोनों के साथ क्या करने वाला था। वैशाली जो नॉन स्टॉप बनकर उसको गालियां दिए जा रही थी, उसने अचानक से पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाया और अक्षत की मर्सिडीज पर मार दिया, जिससे उसमें थोड़ा सा निशान बन गया। उसके बाद उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिन पैसों को तुम हमारे मुंह पर मारने वाले थे उन पैसों से अब इस गाड़ी को ठीक करवा लेना। ये कहने के बाद वैशाली अपने हाथ बड़े ही एटीट्यूड से झाड़ कर मोड़ लेती है। ये देखकर अक्षत आग बबूला हो गया था। वो कुछ बोलता इससे पहले ही अक्षत का फोन बज उठा। फोन करने वाले का नाम देखकर उसने फोन उठा लिया और कहा, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ये कहकर वो फोन काट देता है और कपिल की तरफ देखकर कहता है, अब जल्दी चलो, यहाँ वेस्ट करने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है।
ये बोलकर वो जल्दी से कार में बैठ गया। कपिल उस आदमी का मन ही मन शुक्रिया अदा करने लगा जिसने अभी फोन किया था। कपिल ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और फिर कार में जाकर बैठ गया। उस मर्सिडीज को वहां से जाता देख वर्षा ने अपनी स्कूटी की तरफ देखकर कहा, मेरा बच्चा, अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास इसको रिपेयर करवाने के पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर वैशाली ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो,